हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनोनिकल क्लासेस। और आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट इज अ केमिकल बॉन्डिंग। फाइन। तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? मतलब एक तरीके से केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये आपका एक पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये सेकेंड पी ऑर्बिटल है। ठीक है, पी ऑर्बिटल। अब इन दोनों पी ऑर्बिटल के बीच में क्या हो रही है? ये हो रही है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, राइट। ठीक है, तो जो ये ओवरलैपिंग वाला एरिया है, यहीं पर क्या बनता है आपका? यहीं पे बनता है बॉन्ड। यहीं पे किसकी फॉर्मेशन होती है? आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो किस तरह का बॉन्ड बना है? तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर यही हमने पढ़ना है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं और किस वजह से बनते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो देखिए, जैसे सेकंड फर्स्ट हम सिग्मा बॉन्ड देख रहे थे, यहाँ पे पाई पाई, यहाँ पे ओवरलैपिंग का एरिया जो आपको देखने को मिलेगा, वो एरिया दो डिफरेंट एरियाज देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो अलग अलग तरीके से हो रही है। कैसे अलग अलग तरीके से हो रही है? देखिए, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का एरिया है वो एक ये एरिया है, यहाँ पे हो रही है, प्लस एक ये एरिया है। मतलब यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है? वीक बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड और पीपी ओवरलैपिंग। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखिए, सिंपल सी बात करें कि इंट्रोडक्शन अगर हम दे तो मैटर, व्हाट इज मैटर? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके पास मास होता है, वो मैटर होता है। ठीक है, हम सिंपल बोले मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। और ये मैटर किस चीज से बना होता है? या तो सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट से बना होगा या फिर सब्सटेंसेस से बना होगा। अगर सिमिलर होंगे तो जैसे कि H2N2, डिफरेंट होंगे जैसे कि CO2 और H2, है ना। इस तरह के एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट से मिलकर भी मैटर बन जाता है, सिमिलर एलिमेंट से मिलकर भी मैटर बन जाता है। वहीं पर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सेम एटम, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास सेम टाइप के एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो मैटर क्या था? सिंपल हम बोले कि इट इज अ, मतलब ऐसी फॉर्म विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास, हैव वॉल्यूम, और जिसको हम मतलब फील भी कर सकते हैं, ऐसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जैक्टली दो टाइप से बनता है, सिमिलर एलिमेंट से और डिफरेंट एलिमेंट से। अगर सिमिलर एलिमेंट से है तो उनको सिमिलर एलिमेंट, मतलब सिमिलर एटम प्रेजेंट है तो उसको हम पर्टिकुलरली क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। वहीं पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज एटम, इतना एटम एटम हम पढ़ रहे हैं, तो ये एटम होता क्या है? तो जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का which may or may not have independent existence। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ज्यादातर केसेस में नहीं होती, बहुत ही कम केसेस होते हैं जहां हो जाती है। ठीक है, बट लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी होती फिर भी वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसी सब्सटेंस को, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोल देते हैं? एटम। मतलब एक इतना छोटा पार्टिकल मैटर का जो कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता कुछ जगहों को छोड़कर, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अगर हम उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। बेसिक यूनिट है, मतलब मैटर बना ही एटम से है, जिसके अंदर कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, मतलब नोबल गैसेस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हुए देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का विद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन मॉलिक्यूल की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, लेकिन एटम से बड़ा है ना। एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल था मैटर का और मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, लेकिन जो एटम है वो मॉलिक्यूल से भी छोटा है और जो मॉलिक्यूल है वो एटम से बड़ा है। इसीलिए हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल। या अगर हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स
एग्जिस्टिंग एज वन स्पीशीज, एक मतलब एटम का ग्रुप जो एक स्पीशीज की तरह देखने को मिले और उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, मतलब प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है, उनको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल के पास सिमिलर एंड डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं, जैसे कि H2 का मॉलिक्यूल, इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड है ना, ठीक है। CO2 का मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड है। तो ये क्या हो गए, सेम हो गए, और ये क्या हो गए, आपके डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि वाटर है, ये आपके पास मॉलिक्यूल का एग्जांपल वाटर है, ऑक्सीजन सेंटर में, साइड में वाटर लगा हुआ है, और C2H6 इज इथेन, कार्बन, और साइड में हाइड्रोजन लगा है। तो इट इज डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, क्वेश्चन सबसे बड़ा जो अराइज होता है वो हमारा यहाँ पर यही अराइज होता है, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो here question arises, what is a chemical bond? देखिए, तो force of attraction which hold various constituents, ठीक है। ऐसी फोर्स, मतलब ये है क्या, एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को साथ में रखती है, जैसे कि एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इन सबको जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है उसको हम बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। और रखते कहाँ पर, एक केमिकल स्पीशीज के अंदर, मतलब कोई भी पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज है वहां पर इन सभी एटम को जोड़ के रखा हुआ है। और वो जोड़ना किससे है, जैसे हम लोग किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए फेविकॉल यूज करते हैं, वैसे केमिकल स्पीशीज में किसी भी चीज को जोड़ने के लिए बॉन्ड बना दिए जाते हैं, ठीक है। अगर एटम्स को साथ में रखना है, या मॉलिक्यूल्स को साथ में रखना है, या हम बोले, या हम आयंस को साथ में रखेंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि हम वहां पर क्या यूज कर लेते हैं, हम बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ऑक्सीजन ने अपने साथ क्या ऐड किया है, दो हाइड्रोजन ऐड किए हैं, तो किसकी हेल्प से ऐड किए हैं, विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, है ना। सेम इथेन में भी देखो, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड है, इसमें भी क्या है, बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या है, बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है, बॉन्ड है। तो कार्बन ने अपने साथ हाइड्रोजन को रखा है, इस कार्बन ने अपने साथ दूसरे कार्बन को रखा है, विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, किसकी हेल्प के साथ, बॉन्ड की हेल्प के साथ। नेक्स्ट, व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं, मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। आंसर इज टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी कैसे आती है, ये स्टेबिलिटी दो फैक्टर से आती है। पहला, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हम क्या करें, सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज कर दें, या फिर उसका ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर दें, ठीक है। सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाती है, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो भी स्टेबिलिटी आ जाती है। हमेशा याद रखना कि अगर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी बढ़ जाती है, तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अगर एनर्जी डिक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, increases. Is that clear to you? ठीक है। तो by decreasing the energy content of the system or by attaining electronic configuration, atom attains its stability. Next is all atom combine to form molecule, सभी एटम कंबाइन होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों, क्यों भाई ये क्यों नहीं होते, बिकॉज इनका जो ऑक्टेट रहता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो नो गेन, नो शेयरिंग, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं होगा। और ये नोबल गैसेस क्या होती हैं, आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या रहते हैं, आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स रहते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन जैसे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस, नीदर केमिकली कंबाइंड विद एनी विद अदर एलिमेंट नॉर अमंग देमसेल्फ, ना खुद के साथ कंबाइन होती है ना दूसरों के साथ कंबाइन होंगे, क्योंकि अगर किसी के साथ कंबाइन होना होता है तो इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ता है, ठीक है, या शेयर करना पड़ता है। बट नोबल केसेस के केस में ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि उनका ऑक्टेट क्या रहेगा वहां पर, कंप्लीट रहता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, एटम क्यों कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, या हम मैग्नीट्यूड को हम एक तरीके से बोले साइज जो होता है,
न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस का वो ज्यादा होता है रिपल्सिव फोर्सेस से। मतलब हमेशा कभी भी फोर्सेस की बात करें तो दोनों फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव भी एंड रिपल्सिव भी। लेकिन ये फाइंड आउट किया गया है कि जो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनका साइज, उनके पावर ज्यादा होती है देन रिपल्सिव फोर्सेस, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से दो एटम अप्रोच करेंगे एक दूसरे को और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा वो सिस्टम। अल्टीमेटली स्टेज ऐसी पहुंच जाएगी जहां पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। और जहां पर मिनिमम एनर्जी आ गई, ये कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, ऐसी स्टेट है लोएस्ट एनर्जी। ओके तो ये स्टेट हम क्या बोलेंगे, ये ऐसी स्टेट है जहां पे एनर्जी ऑफ द सिस्टम बहुत कम है। नेक्स्ट बात करें, व्हाई एन एटम कंपाउंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एनर्जी इज रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन अ हाइड्रोजन आइसोलेटेड एटम। उसने बोला कि हाइड्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर एक H2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड H। तो ये ज्यादा स्टेबल है देन दिस वाला हाइड्रोजन। रीजन, क्योंकि जब ये बॉन्ड बना तो यहां से, ये जो बॉन्ड बना है यहां से जो एनर्जी है वो क्या हो गई, रिलीज हो गई, एनर्जी निकल गई। और जब एनर्जी निकल गई तो सिस्टम स्टेबल हो गया, है ना। सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी, 43508 जूल्स अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली टू यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। देखिए हमारे पास, हमने ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है, इन बिटवीन द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज करिए जब आपके दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एक दूसरे से दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही ये पास आना स्टार्ट करते हैं, अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, सपोज ये यहाँ पे पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। और ये वो पॉइंट है जहां पे एनर्जी जो है बिल्कुल डिक्रीज कर जाती है। मतलब मैं बोलूं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे इज ग्रेटर देन योर रिपल्सिव फोर्सेस। ए फॉर अट्रैक्शन, ठीक है, और आर फॉर रिपल्शन। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है किससे, रिपल्सिव फोर्सेस से। और ये वो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट हो गया जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके इक्वल हो जाती है, रिपल्सिव फोर्सेस के इक्वल। अब इसके बाद जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं, तो इस पॉइंट के बाद ये सिस्टम की जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस, बढ़ जाती हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां पे दो एटम जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बन जाता है। क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस क्यों बढ़ रही हैं, देखिए जैसे ही बॉन्ड बनेगा, अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बना, इस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन अगर मैंने इनको और अट्रैक्ट करवा दिया एक दूसरे से, सपोज इस तरीके से, तो इनके जो न्यूक्लियस थे वो इस शेयरिंग एरिया के अंदर आ जाएंगे और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिपल्शन। और रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वैसे यहाँ पे देखने को मिला कि इसके बाद रिपल्सिव, पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही थी, अट्रैक्टिव फोर्सेस नलीफाई हो गई यहाँ पे, अब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा, तो जैसे ही इंक्रीज हो गए तो रिपल्सिव फोर्सेस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। इसीलिए वो वापस आके क्या होता है, एक ऐसा एक ऐसा सिस्टम अपने लिए बना के रखता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बना के रखता है। क्या बना के रखता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए हम बॉन्ड लेंथ को बोलते हैं इट इज एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। बॉन्ड क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है, ना ज्यादा ना कम। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर। क्यों इनर्ट होती है, क्योंकि उनके मोस्ट आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 किसके लिए, हीलियम के लिए, बाकी सबके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, अदर्स। ठीक है, अदर नोबल गैसेस।
हीलियम के लिए 2 चाहिए, बाकी सबको एक्स्ट्रा। जैसे हीलियम यहाँ पे देखिए, हीलियम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 हो गया, ठीक है, 2 8 हो गया, 2 8 8 2 8 18 18 2 18 18 2 18 32 18 8। तो सबके ऑक्टेट क्या है यहाँ पे क्लियर, मतलब सबके ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ऑक्टेट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सबके कंप्लीट आ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाई मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम। मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल होते हैं इंडिविजुअल एटम से? बिकॉज दे पोजेस लेस एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल बनेंगे तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, और अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सिस्टम के पास लेस एनर्जी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो इसलिए वो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। इज दैट क्लियर टू यू? Next, how do atoms combine? Atom combine together in order to complete their respective octet. Atom क्यों combine करते हैं? क्योंकि उनको अपने respective octets क्या करने होते हैं, complete करने होते हैं, to acquire stable inert gas configuration, ताकि उनको stable inert gas configuration मिल सके। Is that clear to you? ठीक है, तो this was all about today's lecture. This was all about today's lecture. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय टू एवरीवन।